नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान-3 अपने चांद के सफर पर है। 23 अगस्त को यह वहां पर उतरेगा और इसके बाद अपने 14 दिन चांद पर बिताएगा। अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के बाद वह वापस धरती पर किस माध्यम से आएगा? क्या आपने इस पहलू पर विचार किया है? कोई भी अंतरिक्ष यान वापस मून की धरती से उड़ान भरकर पृथ्वी पर कैसे आता है? और क्या चंद्रयान-3 भी उसी माध्यम से आएगा या फिर इसरो ने इसे और ही प्रकार से डिजाइन किया है? दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने भी अपना एक मून मिशन चंद्रमा के डार्क साइड पर लॉन्च किया था, जिसका नाम था चैंग-ई 5। इसकी लॉन्चिंग 23 नवंबर 2020 के दिन हुई थी और वहां से निर्धारित सैंपल और डेटा कलेक्ट करते हुए सभी लक्ष्यों को पूरा करके 16 दिसंबर 2020 के दिन यह धरती पर लैंड किया था। तो क्या भारत भी इसी चीनी अंतरिक्ष यान की टेक्निक का उपयोग करते हुए चंद्रयान-3 को वापस पृथ्वी पर लाएगा, या फिर अमेरिका द्वारा अपने मानव मिशन के दौरान चांद से अपने यान को वापस पृथ्वी पर लाया गया था, उस विधि का प्रयोग करते हुए चंद्रयान-3 को वापस पृथ्वी पर लाएगा? या फिर इन दोनों के विपरीत भारत अपनी अलग ही टेक्नोलॉजी के द्वारा चंद्रयान-3 को पृथ्वी पर लाने के लिए यान में सब कुछ पहले से ही सेट कर चुका है? या फिर चंद्रयान-3 वापस पृथ्वी पर आएगा ही नहीं, या चंद्रयान-2 की तरह चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा? दोस्तों, इसरो ने मंगलवार 1 अगस्त को कहा कि चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर ट्रांस लूनर कक्षा में चला गया है। वह अच्छी स्थिति में है और चांद की कक्षा की ओर बढ़ने लग गया है। उसे अब चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने में करीब 5 दिन का समय लगेगा। यानी अगले 5 दिन चंद्रयान-3 धरती और चांद के बीच की मुख्य दूरी को पार करेगा। इसके बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो अभी वह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और उसका अगला कदम है चंद्रमा। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया है और अब वह चांद के पथ पर अग्रसर है, जो उसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। इसरो ने कहा कि वह आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अपने इस सफर में चंद्रयान-3 ने चांद से धरती के बीच की आधी से ज्यादा दूरी पार कर ली है। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नजर चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है और उसकी सफलता के लिए हम सभी लगातार दुआएं कर रहे हैं। चंद्रयान-3 सुरक्षित चांद की धरती पर उतरेगा और अपने 14 दिन के मिशन को भी पूरा कर लेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अपने इस मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा करके क्या चंद्रयान-3 धरती पर वापस आएगा? इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अभी तक चांद से वापस जो यान आए हैं वह किस विधि का प्रयोग करते हुए आए हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अभी तक केवल एक देश ऐसा है जिसने चांद के डार्क साइड में अपना यान उतारा है और उसे वापस धरती पर भी लेकर आया है, और वह देश है चाइना। इससे पहले अमेरिका आज से 54 वर्ष पहले इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चांद की धरती पर उतार चुका है और उन्हें सुरक्षित वापस भी लेकर आ चुका है। लेकिन अमेरिका ने चांद के डार्क साइड में अपना अभी तक कोई भी यान या मानव मिशन नहीं भेजा, जबकि चीन ने चंद्रमा के डार्क साइड में जिस तरह से हम चंद्रयान-3 को भेज रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा के डार्क साइड में उसे उतारा और उतारने के बाद वहां से सैंपल वगैरह कलेक्ट किए और अपने सारे लक्ष्यों को अचीव किया और वहां से उड़ान भरकर वापस पृथ्वी तक भी यह अंतरिक्ष यान आ चुका है। तो क्या चंद्रयान-3 भी उसी विधि का प्रयोग करते हुए आएगा या इसरो ने कोई अन्य तरीका अपनाया है? जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पृथ्वी से किसी भी यान को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड बनाया जाता है या किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को उड़ाने के लिए एक हवाई पट्टी बनाई जाती है। तो क्या चांद पर कोई हवाई पट्टी बनाई जाती है या फिर कोई लॉन्च पैड जहां से रॉकेट या यान को वापस उड़ाकर पृथ्वी पर भेजा जाए? इसे समझने के लिए हमें नासा के द्वारा भेजे गए ह्यूमन मिशन या चीन के द्वारा डार्क साइड में भेजे गए मिशन के बारे में समझना होगा। तो बता दें कि चांद पर जाकर वापस धरती पर आने की प्रक्रिया सबसे पहले नासा ने शुरू की थी, जब उन्होंने अपना पहला इंसान चांद की धरती पर उतारा था। इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन के द्वारा अमेरिका ने इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चांद पर उतारा था और चांद से वापस उड़ान भरकर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर भी लाया था। यह 54 वर्ष पुरानी बात है। 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपने विशाल सैटर्न बी रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में सवार थे
और महज 11 मिनट में ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गए। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17 और 39 सेकंड IST पर उतार दिया था। 3 में से 2 एस्ट्रोनॉट चांद की धरती पर उतर गए थे और 21 घंटे 36 मिनट वहां रहे। उनके साथ गए तीसरे एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहे कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। इधर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतर गए थे, लेकिन इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव सही सलामत चांद की धरती से वापस पृथ्वी पर आना अभी बाकी था। अपने मिशन को पूरा करके ये दोनों स्पेसक्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगल पर बैठ गए। इस यान में 2 इंजन लगे थे, एक डिसेंट इंजन और दूसरा एसेंट इंजन। डिसेंट इंजन का काम यान को नीचे उतारना था, यानी कि चंद्रमा की धरती पर लैंड करवाना था, जो अब हो चुका था और उसका कोई भी काम अब शेष नहीं बचा था। इसलिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने यान के अंदर बैठते ही सबसे महत्वपूर्ण काम डिसेंट इंजन को यान से अलग करने का था, जो उन्होंने कर दिया और चांद पर ही उस इंजन को छोड़ दिया ताकि यान का वजन कम हो जाए। और इसके बाद एसेंट इंजन को स्टार्ट किया। एसेंट इंजन का काम इसे चांद की धरती से उड़ान भरकर चांद की कक्षा में लाना था। इसके बाद दोनों ने चांद की सतह से ऊपर उठने की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके बाद एसेंट इंजन थ्रस्ट पैदा करके धीरे धीरे चांद की कक्षा की तरफ पहुंचने लगा। दोस्तों, चंद्रमा की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का छठा हिस्सा ही है। यही कारण है कि चांद से जब यान वापस पृथ्वी के लिए उड़ान भरता है तो इसे पृथ्वी की तुलना में बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है और बहुत कम थ्रस्ट से ही यह आसमान की तरफ उड़ान भर सकता है। तो नासा का लैंडर ईगल भी एसेंट इंजन की मदद से चांद की धरती से वापस उड़कर चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे कोलंबिया, जिसमें माइकल कॉलिंस इनका इंतजार कर रहे थे, चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद कोलंबिया के साथ चक्कर लगाते हुए उसके साथ जुड़ गया। जिसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन भी लैंडर ईगल से कमांड सेंटर कोलंबिया में प्रवेश कर गए। अब ईगल लैंडर और उससे जुड़ा एसेंट इंजन का भी कोई काम शेष नहीं बचा था, इसलिए धरती पर वापस आने वाले मॉड्यूल का वजन कम करने के लिए इसे भी चांद की कक्षा पर ही छोड़ दिया गया। इसके बाद माइकल कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल का इंजन ऑन किया और अर्थ इंजेक्शन फेज की शुरुआत की, जिसमें यह स्पेसक्राफ्ट चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम बचा था, जो स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रियों वाले केबिन को अलग करने का था और पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने से पहले ही इसे अलग कर दिया गया, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों वाला त्रिकोण आकार केबिन, यानी कि जो मॉड्यूल पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उतरने वाला था, उसे स्पेस शटल से अलग कर दिया गया ताकि वह हल्का हो जाए और वह अपनी त्रिकोण आकार की बनावट की वजह से हवाओं को चीरता हुआ धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाए। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में दाखिल हुआ तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से काफी गर्मी पैदा होती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट की बाहरी दीवारों पर हीट रेजिस्टेंस ब्लॉक लगाए जाते हैं और अपोलो 11 भी जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था तो उसके बाहर भी घर्षण की वजह से आग जल रही थी, लेकिन अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को यह हीट प्रभावित नहीं कर रही थी। और जब यह मॉड्यूल निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो उस पर लगे 3 पैराशूट्स खोल दिए गए, जिसकी वजह से उस मॉड्यूल की रफ्तार और कम हो गई और उसे प्रशांत महासागर में लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत नासा की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया और इस तरह 24 जुलाई 1969 के दिन नासा के इस कमांड मॉड्यूल ने चांद से लेकर धरती तक की सफलतापूर्वक यात्रा की। दोस्तों, साल 2020 में इसी 54 साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीन ने भी अपने मून मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन इसमें इंसान नहीं थे। इस मिशन में केवल लैंडर में रखे हुए एक सैंपल कलेक्ट करने वाले भाग को ही पृथ्वी पर वापस लाना था। चीन के इस मिशन में भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अपने रोबोटिक पार्ट की मदद से लूनर सैंपल कलेक्ट करके धरती पर भेजना शामिल था।
और चीन ने भी वापस लौटने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें यान चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर अपने ऑर्बिटर से अलग हुआ और अपने डिसेंसर इंजन की मदद से चांद की सतह पर लैंड हुआ। जिसके बाद सैंपल कलेक्शन करने के बाद असेंडर हिस्से में रखे गए कैप्सूल में स्टोर किए गए और एसेंट इंजन उसे चांद की कक्षा में वापस लाकर घूम रहे ऑर्बिटर से जुड़ गया। सैंपल वाला कैप्सूल ऑर्बिटर में ट्रांसफर हुआ और फिर खुद को लैंडर से अलग करके ऑर्बिटर धरती की ओर बढ़ा और सही समय पर उसके पैराशूट खोलकर उसकी रफ्तार कम की गई। वह चाइना के मंगोलिया में लैंड हुआ था, जहां से उसे रेस्क्यू करके लूनर सैंपल कलेक्ट कर लिए गए। दोस्तों, अगर हम हमारे चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 अगस्त 2023 को शाम को करीब 6 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद उसके अंदर रखे रोबोटिक प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा और यह दोनों ही चांद की सतह पर प्रयोग करेंगे और यह 14 दिन चलेगा। इसके बाद लैंडर और रोवर दोनों ही अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही वहीं पर निष्क्रिय हो जाएंगे। दरअसल चंद्रयान 3 को चांद से धरती पर वापस लाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस मिशन के साथ इस प्रकार के किसी कमांड कैप्सूल को शामिल ही नहीं किया गया था जिसे वापस धरती पर लाया जाए, क्योंकि यह इसरो के वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसलिए कमांड कैप्सूल बनाया ही नहीं गया, यानी चंद्रयान 3 की धरती पर वापसी नहीं होगी। और यदि भविष्य में इसरो चंद्रयान 4 की प्लानिंग करता है और सैंपल कलेक्शन को भी अपने मिशन में शामिल करता है, तो इसरो अमेरिका और चीन की तरह इस मॉड्यूल को अपनाएगा और उसी की भांति वापस धरती पर भी आएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष से धरती पर आने का एक और तरीका है, जिसमें स्पेस शटल का आकार एरोप्लेन की तरह होता है। यानी कि जो स्पेस शटल हम भेजते हैं उसका आकार बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह होता है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही हवाओं को चीरते हुए लैंडिंग साइट की ओर बढ़ता है, जो सामान्य रूप से एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार हवाई जहाज से काफ़ी अधिक होती है, इसलिए उसे धीमा करने के लिए पीछे से पैराशूट भी खोला जाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के पास डिस्कवरी नाम का एक ऐसा ही स्पेस शटल है, जो आज तक 39 बार स्पेस में जाकर वापस आ चुका है और धरती पर वातावरण में वापस एंट्री के दौरान उसमें घर्षण से बचने के लिए उसके बाहरी आवरण में 25,000 हीट रेजिस्टेंस टाइल लगी हुई हैं। दोस्तों, बता दें कि भविष्य में यदि हम भी इंसानों को स्पेस में भेजेंगे या दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी स्पेस में इंसानों को भेजेगी तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करे, इसके लिए चंद्रयान 3 और इसरो की पूरी टीम को आप शुभकामनाएं जरूर दें। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।